अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिलिमिटेशन कमीशन, जिसका रिसेंटली एक इनिशियल रिपोर्ट आया है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि ये पॉलिटी के रिलेटेड टॉपिक है। दूसरी बात, ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी है, और ये वन ऑफ द मेजर एपिसोड एंड पॉलिटिकल एक्सरसाइज हुई कहाँ पे, J&K में। क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। इस यहाँ से काफ़ी अच्छे चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, ठीक, इसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, कौन सा आर्टिकल इसके रिलेटेड है, और ये क्यों किया जाता है। और यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को भी मार्क करेंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर हम देख लेंगे कि जो यहाँ पे इस पे एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई, रीज़न क्या था उसका। तो चलिए देखिए, डिलिमिटेशन होता क्या है एक्चुअली में। डिलिमिटेशन होता है, ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे रिड्रा की जाती है, जो बाउंड्रीज होती है लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, ताकि जो सेंसस आई होगी, ताकि जो पॉपुलेशन या डेमोग्राफी में चेंजेस हुई होगी, उस हिसाब से लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, सीट्स को रिड्रा किया जाए। क्लियर? क्योंकि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का कंसेप्ट है, जो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक बेसिक फीचर है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को ड्रा किया जाता है और आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हो। चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने जाते हैं उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है, ठीक, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती है। तो ताकि इसमें क्या किया जाता है, इसमें रिड्रा की जाती है बाउंड्री जो होती है लोकसभा या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की। लेकिन ये जो हमारे पास डिलिमिटेशन कमीशन आया, इसमें क्या किया गया, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स थी उनको रिड्रा किया गया है, इंक्रीज किया गया है। क्लियर? और ये जो एक्ट है डिलिमिटेशन कमीशन, जो ये एक्ट 82 जो होता है, उसमें पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इनेक्ट कर सकता है डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। क्योंकि 10 साल के बाद सेंसस होती है हमें यहाँ पे, तो उस 10 साल के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट लाया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू अंडर आर्टिकल 82। तो उससे क्या होता है, उससे फिर सीट्स को रिड्रा किया जाता है, क्योंकि जो सेंसस में नई चीज़ें आई है, डेमोग्राफिक चेंजेस हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, कहीं जगहों पे कम हो सकती है, तो उसी हिसाब से फिर इन असेंबली सीट्स को रिड्रा किया जाता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के? इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वल पॉपुलेशन सेगमेंट एंड फेयर डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इसका मकसद ही यही होता है, यही होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, कि जो सेंसस के बाद चीज़ें चेंज हुई है, डेमोग्राफिक चेंजेस हुई है, ताकि हर एक पॉपुलेशन सेगमेंट को अपना रिप्रेजेंटेटिव मिले, उनको अपने हिसाब से सीट मिले। तो इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन होता है ये एक्ट ऑफ रीड्राविंग द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है। अब यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन J&K में आया, ठीक, इसको हम देखेंगे, इसको कब अपॉइंट किया गया वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये याद रखो, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? इसके मेंबर जो होते हैं, एक तो होता है सर्विंग, या तो वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा या होगी, ठीक, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या इलेक्शन कमिश्नर, और होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट जहाँ पे ये डिलिमिटेशन लानी है, और बाकी भी होते हैं, एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, इस एरिया के MPs होते हैं, ये इस डिलिमिटेशन कमीशन में के हिस्से होते हैं, इसके पार्ट होते हैं। एक हमने देखा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और मेंबर्स कौन कौन होते हैं, एक सर्विंग या रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज होगा या होगी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या इलेक्शन कमिश्नर होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट होगा, और उस एरिया के MPs या एसोसिएट मेंबर्स होंगे, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। क्लियर? चलिए, अभी हमने देखा रिसेंटली कि 20 दिसंबर को डिलिमिटेशन कमीशन जो J&K में इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्योंकि हमने देखा कि हमारी जो यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी, यहाँ पे हमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख की तरह नहीं है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, और अब इलेक्शन भी होंगे, वो गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो इलेक्शन कब कंडक्ट करवाएंगे। ठीक,
لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ 20 دسمبر کو 2021 ایک ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا پرپوزل آیا، ایک ڈرافٹ پرپوزل آیا، ایک انیشل رپورٹ آیا، جس میں ہم نے کیا دیکھا کہ 6 سیٹیں جموں ڈویژن کے لیے انکریز کی گئی اور 1 سیٹ ملی ہے کشمیر ڈویژن کو، اور کچھ سیٹیں ریزرو رکھی گئی ہے، 16 سیٹیں ایس سیز کے لیے اور شیڈول ٹرائبس کے لیے، ٹھیک۔ بٹ یہاں پہ بواد یہاں پہ ہو گیا دوستوں، کہ یہ بواد ہو گیا جو کشمیر ڈویژن کے کچھ ہم کہیں گے پولیٹیکل لیڈرس ہے، لوکل لیڈرس ہے جو یہاں کے ریجنل پارٹیز کے، تو ان لوگوں نے بواد کھڑا کیا کہ کشمیر کو 1 سیٹ کیوں ملی ہے، یہ کنٹروورسی یہاں پہ ہو گئی۔ اب بینگ اے میچور لرنر اینڈ بینگ اے میچور اسٹوڈنٹ، ہمیں کنٹروورسی میں جانا نہیں ہے۔ ہمیں کیوں یہ پڑھنا ہے؟ ہمیں یہ اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں چیزوں کا پتہ چلے کہ ایکچولی میں یہاں پہ چیزیں کیسے ہوتی ہے، تو ہمیں اس پروسیس کا پتہ چلے، کیونکہ اگر ایگزام میں یہاں سے کوئی کوشچن پٹ اپ ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی میں ہوا کیا تھا، تو اس لیے ہم اس ٹاپک کو آج پڑھیں گے۔ اب ہم تھوڑا بریف ہسٹری میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک۔ ہم تھوڑا ایک باٹم ٹو ٹاپ اپروچ پہ ہم چلیں گے، کہ پہلے ہم باٹم میں دیکھیں گے کہ جب جموں اینڈ کشمیر یوٹی نہیں بنی تھی اس ٹائم پہ کیسی سیٹیں یہاں پہ تھی، کیا بائیفرکیشن تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے جب جے اینڈ کے ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا 2019 کا، اس سے جب جے اینڈ کے یوٹی بنی، لداخ الگ ہو گئی، وہ الگ یوٹی بنی، اس سے کیا چینجز آئی۔ تو یہ جو باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہے، اسی حساب سے ہم چلیں گے اور چیزوں کو سی ڈی بائی سی ڈی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن جو ہے، جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ جو ہے، اس نے ریموو کیا اسپیشل اسٹیٹس کا، کس کا؟ جموں اینڈ کشمیر کا، ٹھیک، جو ایک اسٹیٹ تھی، اور اس کو کنورٹ کیا 2 یوٹیز میں، دیٹ از لداخ اینڈ جموں اینڈ کشمیر، ٹھیک۔ تو بیفور دس ایکٹ، اس ایکٹ سے پہلے جب جموں اینڈ کشمیر ایک اسٹیٹ تھی، یعنی جب ارسٹوائل جموں اینڈ کشمیر جو ہماری اسٹیٹ تھی، یہاں پہ ہمیں 111 سیٹیں تھیں۔ کتنی؟ یہاں پہ ہمیں اس ٹائم پہ ان دا ارسٹوائل آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ وی ویئر ہیونگ دا 111 سیٹس ان دا اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی، جو ہمیں یہاں پہ تھی، کلیئر، 111 سیٹیں تھی۔ بٹ یہ 111 سیٹیں جو تھی، یہ اس میں انکلوڈ تھا 24 سیٹس جو ہم نے ریزرو اور ویکنٹ رکھی ہے، کس کے لیے؟ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے لیے۔ اب یہ ان سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ابھی وہ پاکستان آکوپائڈ ہے۔ اب یہ اس لیے یہ 24 سیٹیں رکھی گئی ہے کہ ان فیوچر میں بھی وہ پارٹ اگر جموں اینڈ کشمیر کا پارٹ بنا تو پھر وہاں پہ یہ 24 سیٹیں فلفل کی جائیں گی۔ بٹ کیونکہ ابھی یہ ریزروڈ ہے، ٹھیک، تو جب یہ 24 سیٹیں ریزروڈ ہے تو 111 ہمارے پاس ٹوٹل تھی ان دا ارسٹوائل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، ہمارے پاس 111 ٹوٹل تھی، اور ان 111 میں سے 24 تھی پاک آکوپائڈ کشمیر کے لیے ہم نے ریزرو رکھی تھی، ویکنٹ رکھی تھی۔ تو جب ہم ان 24 سیٹس کو مائنس کرتے ہیں اس 111 سے، تو ہمارے پاس کتنی سیٹیں بچتی تھی جموں اینڈ کشمیر اور لداخ میں؟ کیونکہ میں ارسٹوائل جموں اینڈ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، جب ہماری جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ تھی، جب یہ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ نہیں آیا تھا، اس ٹائم لداخ بھی جموں اینڈ کشمیر کا حصہ تھا۔ تو ہم جب مائنس کرتے ہیں یہ 24 سیٹس 111 کو، تو وہاں پہ جو ہمارے پاس فگر بن کے آتی ہے وہ آتی ہے 87 سیٹس، کیونکہ اگر آپ 111 کو مائنس کرو گے کتنا؟ 24 سیٹس۔ کیوں مائنس کریں گے 24 سیٹس؟ کیونکہ یہ ریزرو ہے، ان کو ویکنٹ رکھا گیا ہے۔ کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں جو سیٹیں فلفل کی جائیں گی، کیونکہ اب تو یہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک۔ 87 یہ تو نہیں، یہ تو فلفل تو نہیں ہو رہی ہوں گی تب تک جب تک نہ وہ ایریا جموں اینڈ کشمیر کا پارٹ بن جائے۔ تو جب ہم ان کو مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس 87 نمبرنگ آتی ہے، اور یہی 87 جموں اینڈ کشمیر جو ارسٹوائل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر تھی، جب جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 نہیں آیا تھا، جس نے ہماری جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کو 2 یوٹیز میں کنورٹ کیا، تو اس ٹائم پہ انہی 87 سیٹس پہ الیکشن ہوتے تھے، سی ایم چن کے آتا تھا، کلیئر۔ اور اس میں کیسے بائیفرکیشن تھی؟ ان 87 سیٹس کی بائیفرکیشن تھی کہ اس میں جموں ڈویژن کو 37 سیٹس تھی، اور کشمیر ڈویژن کو 46 سیٹس تھی، اور لداخ کو تھی 4 سیٹس،
तो यही बनता है ना हमारा मार्क फिर 87। देखिए ये जो 87 का मार्क हमारे पास सीट्स थी, जम्मू डिवीज़न में 37 फिल होते थे, कश्मीर डिवीज़न में 46 फिल होते थे, और लद्दाख डिवीज़न में 4 सीटें फिल होती थी लेजिस्लेटिव असम्बली के लिए, जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली थी। क्लियर यहाँ तक? ये फिगर याद रही। आप सिर्फ सिंपल याद रखो, हमें अरेस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 87 सीट्स थी, उसमें 37 जम्मू से फुलफिल होके आती थी, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, और 46 कश्मीर डिवीज़न से और 4 लद्दाख से। लेकिन 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 जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, लद्दाख एक अलग यूटी बनी, तो लद्दाख की 4 सीटें वहीं पे ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास लेजिस्लेटिव असम्बली है ही नहीं, और वो पार्ट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर यूटी का। ठीक, जब ये 4 सीटें ख़त्म हो गई, कब, किसके बाद? हम कहेंगे कि जब जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो बची कितने हमारे पास? जब आप ये 46 और 37 ऐड करोगे, या इस 87 से 4 सीटें कम करोगे, तो 83 अब हमारे पास सीट्स है, जो अभी करंट की फिगर है। बिफोर डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया, जो यहाँ पे फिगर बची थी फिर, वो 83 सीट्स बची थी। 37 कहाँ से? जम्मू से, 46 कश्मीर डिवीज़न से। ठीक यहाँ तक? और ये भी याद रखना कि जब यहाँ पे स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, जब ये जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, हमारी जो अरेस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, यहाँ पे जो टर्म ऑफ असम्बली होती थी, या इलेक्शंस यहाँ पे होते थे, या जो टर्म ऑफ असम्बली होती थी यहाँ पे, वो 6 साल की होती थी। जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में हम देखते हैं 5 साल की। अब 6 साल की क्यों थी? क्योंकि इसकी वजह ये भी थी कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती थी, और बाकी वजह भी थे, बाकी रीजंस भी थे, इसलिए 6 साल रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती थी, सिक्योरिटी के इश्यूज होते थे। एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करना थोड़ा कठिन लगता था, तो फिर ये 6 साल रखा गया था इसको यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे पास उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन था। क्लियर? और इससे पहले जब ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास नहीं हुआ था, तो यहाँ पे जो डील करता था इन सीट्स को कैरी आउट करने के लिए, वो था जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और जो यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1957 था, यहाँ आप ये भी कह सकते हो जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये एक ही बात है। क्लियर? सॉरी, इन दो से ये डील करता था, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह चेंज होती रहती थी। ठीक, फिर हमने क्या देखा कि 6 मार्च 2020 को जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। क्लियर? तो उसमें क्या हुआ? 6 मार्च 2020 को जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन, ये हम कहेंगे कि इस्टेब्लिश किया गया, विच वाज हेडेड बाय रंजना प्रकाश देसाई। ये इसकी हेड थी। यहाँ पे है फैक्ट्स आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 6 मार्च 2020 को जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और इसकी जो हेड थी वो थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? ये जो ऑब्जेक्टिव्स इसके थे, हमने देखा कितना हमारे पास बचा, 83 सीट्स अब जम्मू एंड कश्मीर के पास थी, है कि नहीं? क्योंकि 87 तो थी, लेकिन 4 सीटें किसने ली? वो लद्दाख की थी, और लद्दाख एक अलग यूटी बनी। जब 4 सीटें आप इस 87 मार्क से कट करते हो, तो जे के पास कितनी बची? 83 बची। तो इस डिलिमिटेशन कमीशन का मकसद था इस 83 के मार्क को, जो जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न में ये सीट्स है, इस मार्क को 90 मार्क तक ले जाना, और मतलब 7 और सीटें ऐड करना, +7 करना इस 83 मार्क को। क्लियर? क्योंकि 83 + 7 हमारा बनता है 90 सीट्स, +7 करना इन सीट्स को, और उसके बाद फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, क्योंकि वो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो उनका काम है। ठीक, तो अभी जब इनिशियल रिपोर्ट आया, इनिशियल रिपोर्ट में हमने देखा कि ये 7 सीटें जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली में ऐड हो गई, और वहाँ पे हमने देखा 6 सीटें जम्मू डिवीज़न को मिली, और 1 सीट कश्मीर डिवीज़न को मिली है। ठीक, और इसमें हमने ये भी देखा, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया था, इसमें 5 MPs थे, कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। उसमें से 2 MP जो थे वो BJP से बिलोंग करते थे, और 3 MP जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करते थे। और ये जो इस डिलिमिटेशन कमीशन के इनिशियल रिपोर्ट को अपोज कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है
کہ ہمارے انپٹس بھی نہیں لیے گئے. یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے کہ اگر ہم اس کے پارٹ تھے، اس کے حصے تھے، تو ہمارے انپٹس بھی نہیں لیے گئے. تو 2 بی جے پی سے تھے اور 3 نیشنل کانفرنس سے آئے تھے، جو 5 ایم پیز اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن میں تھے. کلیئر. اور پھر مارچ 2021 تک اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو یہ رپورٹ دینا تھا، بٹ ہم نے ریسنٹلی دیکھا، اس نے ریسنٹلی دیا. تو مارچ 2021 تک جب یہ رپورٹ نہیں دے پائی یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو JNK کے لیے تھی، وجہ تھی کہ کووڈ تھا یہاں پہ، یہاں باقی ایشوز تھے، سیکورٹی ایشوز تھے، تو اس وجہ سے پھر اس کو 1 سال کا اور ایکسٹینشن دیا گیا. تو اس نے جو ہم نے ریسنٹ لکھا ہے ایک انیشل رپورٹ دیا، جس میں سے یہ جو 83 کے مارک کو 90 تک پہنچایا گیا ہے. اور یہ نئی 7 سیٹیں جو ایڈ اس نے کی ہے، اس میں سے 6 سیٹیں اس نے جموں ڈویژن کو دی ہے اور 1 سیٹ دی ہے کشمیر ڈویژن کو. کلیئر یہاں تک؟ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سلائڈس ہے نا، یہ آپ کو یہ PDF آپ کو مل جائے گی، آپ ٹینشن مت لے لو، بس تھوڑا آپ یہاں پہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو گے. جب آپ کے برین میں ایک کرونالوجی بن جائے گی تو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا ان فیکٹس کو یاد کرنے میں. ٹھیک، اس لیے ٹینشن مت لے لو، چل رہو، تو یہ آپ کو یہ PDF مل ہی جائے گی. دیکھیے ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہے انڈین کانٹیکسٹ میں، ٹھیک تک ہم کہیں گے 4 بار اسٹیبلش کی گئی ہے. ایک انڈین کانٹیکسٹ میں 1952 کو یہ کیا گیا ہے، 1963 میں کیا گیا ہے، پھر جس کا ایکٹ پاس ہوا تھا 1962 میں ہی ہوا تھا، پھر 1963 میں یہ ہوا تھا، پھر 1973 میں ہم نے دیکھا، پھر 2002 میں. ٹھیک. اور جو اب نئی پرپوزڈ ہے انڈین کانٹیکسٹ میں وہ ہے 2026 کو پرپوزڈ. اب یہ نہیں ہوئی ہے، 2026 میں ہو جائے گی. اب یہاں پہ آپ کو ایک کوشچن ارائز ہوگا، وہ یہ ہے کہ اگر 2002 میں ڈیلیمیٹیشن کمیشن انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بنایا گیا تھا، جس نے ریڈرا کی تھی باؤنڈریز، ٹھیک، تو اس ٹائم پہ پھر JNK میں کیوں نہیں کیا گیا؟ آج کیا ضرورت تھی پھر کرنے کے لیے؟ یہ کنٹروورسی کیوں لانے کی ضرورت تھی؟ دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ 2002 میں کچھ سٹیٹس میں، آئی تھنک مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 4-5 سٹیٹس میں یہ ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوا تھا جب 2002 میں انڈین کنٹیکسٹ میں ہوا تھا. کیوں نہیں ان 5 سٹیٹس میں ہوا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ JNK میں بھی اس ٹائم پہ حالات صحیح نہیں تھے سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے، تو اس لیے نہیں کیا گیا. لیکن جب ہمارا ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا، پھر جو بھی یہاں پہ یہ ہم کہیں گے کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن آیا، اب ریڈرا کی جائیں گے اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کی باؤنڈریز، مطلب نئی سیٹیں انکریز کی جو گئی اپ ٹو 90 مارک، فرام 80 to 90، 7 سیٹیں نئی ایڈ کی. ٹھیک، تو یہ انڈر پارلیمنٹ لاز آئے پھر، کیونکہ ہمارا JNK کا اپنا کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا، یہاں کا 370 بھی ختم ہو گیا. اب کون یہاں پہ لا بنائے گا؟ اوپر سے UT ہے، سینٹرلی ڈائریکٹلی کنٹرولر ہے. تو اب یہاں پہ جو بھی چاہے ڈیلیمیٹیشن کمیشن ریلیٹڈ ایکٹ ہو یا باقی ایکٹس ہو، وہ سینٹر یعنی پارلیمنٹ لاز کنٹرول کریں گی. کلیئر. تو یہ جو نئی ڈیلیمیٹیشن ہم نے ریسنٹلی ہم نے دیکھی، جو اپوائنٹ کی گئی 6 مارچ 2020 کو، جس کا انیشل رپورٹ آیا، اینڈ یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن جو ہیڈ کر رہی تھی رنجنا پرکاش دیسائی، ایک ریٹائرڈ SC جج تھی. تو یہ انڈر پارلیمنٹ لا بنائی گئی، یہ JNK کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں بنائی گئی، کیونکہ وہ تو آلریڈی ختم ہو گیا تھا. کب؟ جب یہاں پہ ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا تھا JNK کا. کلیئر ہو گیا یہ انڈین کانٹیکسٹ میں. اب JNK کے کانٹیکسٹ میں کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے JNK میں ابھی تک پہلی جو ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز کی گئی تھی وہ کی گئی تھی 1952 میں. مطلب جموں اینڈ کشمیر میں جو پہلی ڈیلیمیٹیشن کمیشن لائی گئی تھی وہ 1952 میں لائی گئی تھی. اس کے بعد 1963 میں، اس کے بعد 1973 میں، اس کے بعد 1995 میں. یہ جو دوستو اگر آپ گیپ یہاں پہ دیکھو گے نا، آپ اس کو چیک کرنا. دیکھیے میں نے کہا کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن پہلی بار جموں اینڈ کشمیر میں کنڈکٹ کی گئی تھی 1952 میں، پھر دوسری آئی 1963 میں یہ والی، پھر 1973 میں، پھر 1995 میں. ٹھیک، تو آپ یہاں پہ 10 سال کی گیپ دیکھو گی، 10-11 سال کی گیپ ہے نا. 1952 سے لے کر پھر 1963، پھر 1973، پھر 1995. تو یہاں پہ آپ کو
यहाँ तक 10-10 साल की गैप लग रही है कि नहीं। उसके बाद फिर 1995 यहाँ पर आपको 10-10 साल की गैप लग रही है। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन यूजुअली 10 साल के बाद लाई जाती है। इसकी वजह क्या है? जो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो सेंसस का नई सेंसस आती है जो 10 साल के बाद होती है, क्योंकि उसमें डेमोग्राफिक चेंजेस होते रहते हैं, उनको कंसिडर रख के फिर इन सीट्स को रिड्रा किया जाता है। तो हम ये कहेंगे जो लास्ट हमारे पास आई थी 1995 में या 1994 से लेकर 1995 में लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू एंड कश्मीर में हो गई थी। ठीक, उसमें क्या किया गया था? उसमें उस टाइम पे 1994 से 1995 में जो लास्ट प्रीवियस वन डिलिमिटेशन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था, उस टाइम पे यहाँ की असेंबली की सीट सिर्फ 76 थी। फिर इनको 87 उस डिलिमिटेशन कमीशन में किया गया था, इस वाले डिलिमिटेशन में 1994 और 1995 जो लास्ट प्रीवियस वाली डिलिमिटेशन थी। आवर सीट्स, आवर असेंबली सीट्स वायर इंक्रीज फ्रॉम 76 टू 87 तक ही इसको इंक्रीज किया गया था। और फिर हमने देखा ये 87 हमारे पास थी एरस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। फिर यहाँ से 4 सीटें लद्दाख को गई। जब यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ये ख़त्म हो गई जो लद्दाख की 4 सीट्स थी, क्योंकि वो अलग यूटी बनी। और जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी रही, इसके पास 83 सीट्स रही। फिर जब इसके पास 83 सीट्स रही, फिर इनको 90 मार्क तक पहुँचाने के लिए डिलिमिटेशन एक्ट बनाया गया और +7 सीट्स इसमें की गई। ये जो +7 सीट्स 83 सीट्स में की गई और इसको 90 बनाया गया। इन 7 सीट्स में 1 सीट कश्मीर डिवीज़न को दी गई और 6 सीटें किसको? जम्मू डिवीज़न को दी गई। और यही कंट्रोवर्सी का बेस बना। अब हम देखते हैं कंट्रोवर्सी। अब देखो दोस्तों, पहली कंट्रोवर्सी थी जो इसमें मेंबर्स थे, किसमें? डिलिमिटेशन कमीशन में, जिसने रिसेंटली हमें रिपोर्ट दिया। ठीक, जहाँ पे 6 सीटें और ऐड की गई, 83 के मार्क को 90 तक पहुँचाया गया। ठीक, उसमें कंट्रोवर्सी कहाँ हुई कि जम्मू को आपने 6 सीटें दी है आउट ऑफ 7 और कश्मीर डिवीज़न को 1 ही दी है। ये यहाँ पे अपोजिशन का मामला बना और पॉलिटिकल एजिटेशन, अब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। क्योज क्रिएट हुआ, मैस क्रिएट हुआ इस चीज़ पे, अरे आपने ये क्यों किया है, वो फलाना डिमकाना, वो सारी चीज़ें। तो उस कंट्रोवर्सी के साथ हमें कुछ नहीं है, क्योंकि हमें चीज़ों को जानना है और सीखना है। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ा जो मकसद है ना दोस्तों आपको ये टॉपिक पढ़ने का, वो सिर्फ यही है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही कहा, क्योंकि इसमें कुछ फिगर्स है, फैक्ट्स है, उनको याद रखना। दूसरी बात, ये एक पॉलिटिकल रिलेटेड टॉपिक है। तीसरी बात, ये करंट रिलेटेड टॉपिक है। चौथी बात, ये एक मेजर एक्सरसाइज है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी फर्स्ट, पहली कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई कि जो मेजर कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट दिया, ठीक, जो इन्होंने 7 सीटें ऐड की, 83 के मार्क को 90 तक बनाया, ठीक, +7 सीट्स की। ये जो इन लोगों ने ये 7 सीटें ऐड की, इसके लिए तो इनको कोई डाटा चाहिए था। इसके लिए तो इन्हें कोई सेंसस देखनी थी, किसी ऑफिशियल जो सेंसस होती है ऑफिशियली, उसका डाटा देखना था, इस हिसाब से फिर सीटें देनी थी। एग्जैक्टली यही किया डिलिमिटेशन कमीशन ने, क्योंकि एज पर लॉ इन्हें लेनी जो भी सेंसस हुई होगी, रिसेंट सेंसस हुई, उसका डाटा लेना है। ये एज पर लॉ और एज पर रूल ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन है। तो इसने क्या किया? डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा हमने जो ये 60 सीटें ऐड की है, हमने जो इस 83 के मार्क को 90 तक बढ़ाया है, हमने जो अपना ड्राफ्ट इनिशियल रिपोर्ट दिया है, जिसमें हमने 6 सीटें जम्मू को दी और 1 सीट कश्मीर डिवीज़न को दी, 6 सीटें जम्मू डिवीज़न को और 1 सीट कश्मीर डिवीज़न को। इसके लिए हमने जो डाटा ली, इसके लिए जो हमने बेस बनाया, वो 2011 की सेंसस को बनाया। द कमीशन सजेस्टेड to the associate members that the 2011 census was considered as the base to carve out the new seats. क्लियर? तो इसके लिए कौन सी डाटा डिलिमिटेशन कमीशन ने ली? दैट इज 2011 की डाटा ली, यानी 2011 में जो सेंसस हुई थी वही डाटा इन्होंने ली। अब नेक्स्ट सेंसस कब होने वाली है? क्योंकि 10 साल के बाद होती है, मीनस 2021 में। 2021 में जो सेंसस हुई थी उसका अभी रिपोर्ट नहीं आया है, डाटा पूरा, तो या आया भी मत होगा, बट शायद नहीं अभी आया है, ठीक, जो 2021 के सेंसस है। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने
किस सेंसस की डाटा पे ये सीट्स कारो अवार्ड की न्यू सीटें जो 7 थी ऑन 2011 सेंसस। तो यहाँ पे ये बवाल उठा। जो इसको अपोज कर रहे हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन की इनिशियल रिपोर्ट को, वो कह रहे हैं कि एज पर लॉ आपको 2021 सेंसस के बेस पे सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, सीट्स देनी थी, क्योंकि 2021 जो सेंसस होने वाली है जिसका डाटा शायद आया होगा या नहीं आया है, तो जो अपोजिशन इसको कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2021 की सेंसस पे आपने उसको बेस क्यों नहीं बनाया टू कारो आउट द न्यू सीट्स दैट इज़ 7। आपने ये क्यों नहीं देखा कि उसमें मत सीटें ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी या कम होगी किसी एरिया से। ये इरेस्पेक्टिव आपकी जम्मू को 6 सीटें मिली या कश्मीर को 1, या कश्मीर को 1 या जम्मू को 6 सीटें मिली, इसके बिना पे ये सही नहीं है यहाँ पे कि आपने 2011 की सेंसस को लिया टू कंसिडर एज द बेस टू कारो आउट द न्यू सीट्स। आपको 2021 की सेंसस लेनी थी क्योंकि वो रीसेंट सेंसस थी, और एज पर डिलिमिटेशन कमीशन जो इसके रूल्स होते हैं या जो एज पर रूल जो है, आपको जो रीसेंट सेंसस हुई है, रीसेंट सेंसस 2011 की नहीं है, ये तो 10 साल बाद की है। रीसेंट सेंसस है 2021 की, क्योंकि 2011 की सेंसस जब आपने ली तब से आज तक 10 साल हो गए, डेमोग्राफिक चेंजेस आई होंगी, पॉपुलेशन कहीं इंक्रीज होगी, कहीं पे कम होगी, तो आपको वही डाटा लेना था। आपने 2011 का डाटा क्यों लिया? क्लियर? फिर चाहे उसमें जम्मू को 7 की 7 मिलती, या 1 ही मिलती, या 2 मिलती, 3 मिलती, 4 मिलती, 5 मिलती, लेकिन वो ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन आपको देखना था। और जो रीसेंट सेंसस में डाटा था दैट इज 2021 का सेंसस, वही देखना था। आपने 2011 को क्यों बेस बनाया? ये तो इररिलेवेंट एंड इलॉजिकल यहाँ पे मूव है, क्योंकि ये तो 10 साल पहले हुआ है ये सेंसस, ये आप नहीं कर सकते थे। एक हो गया ये कंट्रोवर्सी। दूसरी कंट्रोवर्सी होगी, चलिए मान लेते हैं अगर आपने 2011 की सेंसस भी ली, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जम्मू में 53.5 लाख पॉपुलेशन है ऑनली। जो सेंसस आपने ली 2011 की, चलिए अगर आपने यही सेंसस भी ली, लेकिन इसी सेंसस के मुताबिक यही 2011 सेंसस बोल रही है, यही 2011 की डाटा बोल रही है कि जम्मू डिवीज़न में सिर्फ 53.5 लाख पॉपुलेशन है जम्मू डिवीज़न में, और कश्मीर डिवीज़न में है 68.8 लाख पॉपुलेशन। और जब हम इसका स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 55% ऑफ पॉपुलेशन जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की पॉपुलेशन है, मोर देन 55% अप्रॉक्सीमेटली वो कश्मीर डिवीज़न में है। और आपने सिर्फ कश्मीर को 1 ही सीट दी, आपने जम्मू को 6 सीटें क्यों दी? ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी का बवाल है। बट जब डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना एक रिप्लाई दिया इस चीज़ को, उन लोगों ने कहा आप क्या पॉपुलेशन कर रहे हो कि पॉपुलेशन यहाँ पे कश्मीर में ज़्यादा है, जम्मू में कम है, क्या पॉपुलेशन ये जो आप कंट्रोवर्सीज इस पे क्रिएट कर रहे हो या आप इसको अपोज कर रहे हो। पॉपुलेशन सोल क्राइटेरिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसीज को बढ़ाने का, पॉपुलेशन सोल क्राइटेरिया नहीं है किसके लिए, इसके लिए सीटस कहीं पे देना। हमने यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन कंसिडरेशन में नहीं रखा है, हमने फिजिकल फीचर्स कंसिडरेशन में रखे, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज रखे हैं कंसिडरेशन, हमने कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ रखी है कंसिडरेशन में। इन सारी कंसिडरेशन को जहन में रखने हमने 6 सीटें जम्मू को दी और 1 सीट दी कश्मीर डिवीज़न को। तो ये था रिप्लाई कि हमने सिर्फ पॉपुलेशन को कंसिडरेशन में नहीं रखा है। क्लियर दोस्तों? ठीक, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। वनस आपको ये PDF मिल जाएगी, जब आप इसको एक रैंडम रिवीजन लगाओगे तो चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। एक बात है। दूसरी बात कि इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन की है, ठीक, इसलिए टेंशन मत ले लो, कूल रहो, फ्रेश रहो, ठीक, टेंशन के बगैर रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, मज़े से रहो। टेक केयर।